गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था विच वाज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसके बारे में जाना। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम अपनी नेकेड आइज से यानी अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर बॉडी भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ऐसे साइंटिस्ट जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा कॉलोनीज बना के रहते हैं, मतलब एक या दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, पूरा इनका ग्रुप मिल के एक जगह पर रहता है। स्पेशली ये लोग डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म के आसपास पाए जाते हैं। इसका मतलब डेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो प्लांट्स भी हो, डेड प्लांट्स हो, डेड एनिमल्स हो, वहाँ पर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। और कुछ इवन हमारी बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं और ये किसी भी टाइप के कंडीशंस को सर्वाइव भी कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, देन वी स्टडीड अबाउट द वायरस, देन फंगीज, देन एल्गी एंड देन प्रोटोजोआ। ओके, ये हमने 5 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। फिर उसके बाद में हमने सबसे पहले एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें हमें हेल्प करते हैं, तो ऐसे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बैक्टीरिया, सबसे पहले हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में जाना था, जिसकी हेल्प से जो दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है। फिर हमने लैक्टोबैसिलस अगर हम ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं, अगर बैक्टीरिया अगर वो दूध में ज़्यादा हो जाता है वो बैक्टीरिया, तो वो उस दूध को फाड़ देता है एंड एज ए रिजल्ट हमें पनीर एंड चीज़ हमें मिलता है। ओके, देन हमने पढ़ा था ईस्ट के बारे में, जो कि एक टाइप ऑफ फंगी है, जो कि स्पेशली हम लोग बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, लाइक हमें केक बनाना है और इडली डोसा ढोकलास जो बनते हैं उसमें ईस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी हम डो लेते हैं वो फ्लफी बनता है और जो मिक्सचर होता है वो राइस हो पाता है। ओके, जो भी हम डो बना रहे हैं या बैटर बना रहे हैं वो तभी उसमें ईस्ट ग्रो कराना पड़ता है, जब भी जाके वो डो जो है फ्लफी बनता है और हमारा केक जो है वो तब जाके बन पाता है, या डोसा या इडली जब जाके बन पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़। ओके, कि कमर्शियली कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, कमर्शियल यूज़ का मतलब कि जब हम लार्ज स्केल में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कमर्शियल यूज़। Yeast is used for commercial production of alcohol, beer, wine and acetic acid। अब जो ईस्ट का एक और कमर्शियल यूज़ कब किया जाता है, अल्कोहल, बियर, वाइन यानी शराब बनाने में, एंड एसिटिक एसिड बनाने में। फॉर दिस पर एसिटिक एसिड बच्चों हम ये बोल सकते हैं लाइक विनेगर टाइप सब्सटेंस जो होता है ना, उसे। For this purpose, yeast is grown natural sugar present in grains like barley, wheat, rice and fruit juice। अब इसके लिए क्या करना है, इसको कैसे ग्रो करना पड़ता है, या तो नेचुरली शुगर में, या फिर जो ग्रेन्स लाइक बार्ली हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की मीनिंग हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पर जब हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। लुइस पेस्टर डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पेस्टर ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होती इन द ईयर 1857। Now, some bacteria are also used in the production of tea, coffee and tobacco. Okay, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनका यूज जो होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी, इनमें भी क्या जाता है, एज वेल एज टबैको। ओके,
सम बैक्टीरियाज टेक पार्ट इन द पर टबैको का मतलब होता है तंबाकू. ओके, सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड्स लाइक लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर. कुछ बैक्टीरिया का यूज़, जैसे लाइक हम ईस्ट का यूज़ करते हैं लाइक विनेगर या एसिटिक एसिड बनाने के लिए, सेम एज बैक्टीरिया का भी यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज विनेगर. देन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिनल यूज में भी लिया जाता है, यानी एज ए मेडिसिन भी हम उनको यूज करते हैं. नाउ सम ऑफ द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो. ए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. When we fall ill, the doctor give us some antibiotic tablets, capsules और injection. जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं, स्पेशली जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम इन्फेक्ट होते हैं, तो उसमें हम जो डॉक्टर होता है वो हमें एंटीबायोटिक्स के टैबलेट या कैप्सूल से इंजेक्शन दिए जाते हैं. अब वाटर एंटीबायोटिक्स, अब ये देखते हैं. द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, ऐसी मेडिसिन जो कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती है, सच एज बैक्टीरिया, फंगी, विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जिसकी वजह से इन ऐसी दवाई जिससे कि जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, जो कि इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हम बीमार पड़े हैं, इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर दे या उनको मार दे. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. उनको या तो ये लोग रोक देते हैं या उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं. ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. द सोर्सेस ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर microorganism. These days a number of antibiotics are produced from bacteria and fungi. और आज के मॉडर्न डे में ऐसे बहुत सारी जो मेडिसिन हैं या एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया और फंगी से ही बनती है. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known biotics which are made from fungi and bacteria. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं या कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको कि फंगी और बैक्टीरिया से बनाया जाता है. द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वॉज पेंसिलिन. जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर जो हुई थी उसका नाम था पेंसिलिन. इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय ए फंगस कॉल्ड पेंसिलियम नैनोटम. अब ये पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक थी किससे बनी थी? फंगस से या फंगी से, जिसका नाम था पेंसिलियम notatum. Antibiotics are also mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. अब कुछ एंटीबायोटिक्स जो लाइव स्टॉक्स हैं, लाइक भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ओके, लाइव स्टॉक्स जो होती हैं उनके खाने में मिला के एंटीबायोटिक्स मिला के उनको दिया जाता है, ताकि है ना इन केस अगर वो किसी बीमारी से अगर इन्फेक्टेड हैं तो उसका पता लग सके. ओके, एज वेल एज एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी किया जाता है टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस. और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स का यूज़ प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने में भी यूज़ किया जाता है. बच्चों, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि पेंसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक ड्रग था या फिर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन थी, ये बनी कैसे? इन 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके, जिन्होंने पेंसिलिन दवा का आविष्कार डिस्कवर किया था, बनाया था, तो वो वर्क कर रहे थे ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग स्टैफोकोल्की बैक्टीरिया. स्टैफोकोल्की बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया था जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही थी, तो वो उनके बारे में स्टडी कर रहे थे. सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन माउल्ड फंगी कॉल्ड पेंसिलियम नोटाटम इन वन ऑफ हिज कल्चरल प्लेट्स. और उससे सडनली जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि एक जो उसके माउल्ड थे, माउल्ड यानी कि जो उनकी प्लेट्स होती हैं, उसमें पेंसिलियम नोटाटम नाम का एक फंगी प्रेजेंट है ऑन वन ऑफ हिज कल्चरल प्लेट. और जब उन्होंने उस प्लेट को देखा, स्पेशली वो ग्रीन कलर माउल्ड था, तो उसमें जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो ये पेंसिलिन नोटाटम फंगी है, ये ना केवल उस बैक्टीरिया को रोक रहा है ना, उसको रोका उसने, इसके साथ साथ उसकी ग्रोथ को भी रोका, बट लेकिन उसके साथ साथ उस बैक्टीरिया को भी उसने मार दिया, जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही थी.
एंड फ्रॉम दिस माल्ट पेनिसिलिन ड्रग वाज प्रिपेयर्ड, और फिर इसी माल्ट से पेनिसिलिन ड्रग प्रिपेयर हुआ। इन दिस वे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन ड्रग विच इज़ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। और इस तरीके से सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया जो कि एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। सो नाउ बच्चों हम ये पढ़ेंगे दैट प्रिकॉशन दैट वी हैव टू टेक व्हाइल यूजिंग एन एंटीबायोटिक। जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले जो भी हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तब हम किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही हम उन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे। ओके, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से। ओके, अपने मन से ही हम उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। जो एंटायर कोर्स है एंटीबायोटिक्स का उसे कंप्लीट किया जाए जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। दिस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। और रीज़न क्या है कि इन एंटीबायोटिक कोर्स को पूरा करने का कि जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म करता है। ओके, अगर हम अपना एंटीबायोटिक्स कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम वापस से बीमार पड़ सकते हैं। वी मे फॉल इल अगेन। ओके, अगर हम वापस से बीमार पड़ सकते हैं अगर हमने हमारा एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो। We should not take antibiotics when not needed or in wrong doses। हमें कभी भी एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं लेने हैं लाइक जब हमें उसकी नीड नहीं हो या विदाउट एनी नॉलेज हमें एंटीबायोटिक ड्रग्स को नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है कई बाई चांस इट मे मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीड इट इन फ्यूचर। और क्या होगा अगर हमने गलत एंटीबायोटिक्स ले ली या ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है फिर भी हमने ले ली तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी एंटीबायोटिक ड्रग्स की इफेक्टिवनेस उससे कम हो जाती है, मतलब वो इतने ज़्यादा असर नहीं करता है। ओके, Now, antibiotics taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body। और कभी कभी अगर हम एंटीबायोटिक्स अगर हम अननेसेसरी तरीके से ले रहे हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी हम ले रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो वो उनको भी मार सकता है। देन एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू कॉज्ड बाय द वायरसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें एंटीबायोटिक स्पेशली उस दौरान नहीं लेना चाहिए जब हमें फ्लू या हमें बुखार आ रहा है या हमें सर्दी हो गई है या बुखार आ गया, फ्लू हो गया है जो कि किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, तब हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए बिकॉज एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, अब एक और यूज़ होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो होता है इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। नाउ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ओके, कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में करते हैं। वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन एंड एनिमल्स अगेंस्ट द सेवरल डिजीज बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड डिजीज। अब वैक्सीनेशन हमें क्या करता है, अगर हम वैक्सीन लगा लेते हैं, दोनों को लगती है, इंसान को भी लगती है और एनिमल्स को भी लगती है, तो इससे क्या होता है अगर वो वैक्सीनेटेड है पर्सन तो कहीं ना कहीं हमें किसी भी डिजीज़ जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकती हो उससे लड़ने की हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिल जाती है। इम्यूनिटी का मतलब जो हमारी बॉडी में एक जो क्विक रिस्पांस होता है किसी भी बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये वैक्सीनेशन अगर हम करवा लेते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है जिस भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे कि हमें डिजीज हो सकती है उससे लड़ने की। ओके, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी है। द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। किसी इंसान के बॉडी में एक क्षमता जो होती है जिसकी वजह से वो एक डिजीज से उसकी बॉडी लड़ सके उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। और स्पेसिफिक बीमारी से लड़ने के लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है जब जाके हम उस पर्टिकुलर डिजीज से हमें बचाव हो सकता है। लाइक टीबी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया तो इसके आपको बचपन में इंजेक्शन लगते हैं। आज अभी जैसे लाइक कोरोना वायरस चल रहा है तो इसके लिए कोरोना वैक्सीन लग रही है ताकि इन फ्यूचर अगर आप कभी कोरोना वायरस से अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हो तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी आ जाएगी उस वैक्सीन की वजह से, जिससे कि
जो वायरस है आपको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा और आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक ही उस वायरस से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। A small dose of dead and weakened disease causing microbes used to stimulate immune response in the body is called vaccine। अब क्या होता है, जितनी भी वैक्सीन जो बनती है वो कोई ना कोई डिफरेंट वायरसेस या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनसे ही बनती है। उनका एक छोटा सा डोज दिया जाता है उन माइक्रोब्स का, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर दूसरे वायरस से लड़ने के लिए या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को तैयार कर देता है। और उसी रिस्पॉन्स को जगाने के लिए जो हम दवाई हमारी बॉडी में इंजेक्ट होती है उसी को वैक्सीन कहते हैं। When vaccine is introduced in the body of a healthy person, जब वैक्सीन को जैसे ही इंजेक्ट किया जाता है किसी हेल्दी पर्सन में तो वो एज एन एंटीजन काम करता है। द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, वो बॉडी जो है जो किसी कोई पर्सन है उसकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है अगेंस्ट दिस इंट्रोड्यूस माइक्रोब, जो कि उस वैक्सीन में जो माइक्रोब से उसके अगेंस्ट। दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट हिम इन फ्यूचर इन्फेक्शन ऑफ द सेम माइक्रोब। और यही जो वैक्सीन की वजह से जो माइक्रोब जो इसके प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनी, ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रह जाती हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कभी उस वायरस ने या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कभी हमारी बॉडी पर अटैक किया तो वो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी पूरी तरीके से तैयार रहती है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B can be prevented by vaccination। ये जितनी भी बीमारी कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ हैं। इन डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और इन वैक्सीन जो हैं दे दी जाती हैं। इस वजह से हम इन फ्यूचर कभी भी इन बीमारियों से लड़ सकते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ओके, अब वैक्सीन जो होती है या तो इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है, गिवन ऑरली, जस्ट लाइक पोलियो की जो दवा होती है वो ऑरली दी जाती है। ओके, इन आवर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शन और वैक्सीन ड्रॉप टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। ए पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट अ पर्टिकुलर एज। अब वैक्सीनेशन जो है बचपन से बाय बर्थ ही हमें वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो कहीं ना कहीं इन वैक्सीन्स को दिया जाता है ताकि सेवरल डिजीज जो इन फ्यूचर हमें हो सकती है उससे हमें प्रोटेक्ट कर सकें। अब हर एक जो पर्टिकुलर वैक्सीन होती है उसकी पर्टिकुलर एज होती है कि उसी एज के दौरान उसको दी जाती है और इस पूरे शेड्यूल को कि इस पर्टिकुलर एज में ये वाली वैक्सीन दी जाएगी, इस पर्टिकुलर एज में ये वाली वैक्सीन दी जाएगी, इस पूरे जो साइकिल है या शेड्यूल को हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं। इंडिया में जो वैक्सीन्स या फिर वैक्सीनेशन होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नाउ दिस इज द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया। ओके, फ्रॉम 0 मंथ, लाइक जैसे बर्थ हुआ तो उसी दौरान कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। ओके, फिर होते हैं BCG जो कि हमें ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए दिए जाते हैं, ये तुरंत जन्म के बाद ही दिए जाते हैं। फिर 3 to 12 मंथ के बीच में DPT नाम का वैक्सीनेशन किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थेरिया, वूपिंग एंड कफ एंड टिटनेस। अब DPT देने का कारण जो भी कफ होता है, वूपिंग बीमारी होती है, इनके अगेंस्ट लड़ने के लिए। ओके, इसके साथ साथ पोलियो की पहली खुराक भी दी जाती है, इसके साथ BCG का टीका भी इसी दौरान दिया जाता है। देन बिटवीन 9 to 15 मंथ हमें मीसल्स या स्मॉल पॉक्स के लिए वापस से रीवैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, यानी कि दोबारा से वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। फिर 18 to 24 मंथ के बीच में हमें DPT जो हमें 3 से 12 महीने के बीच में देनी रहती है उसका बूस्टर डोज है ना, सेकेंड डोज लगता है। पोलियो हमें ऑरल दिया जाता है जो कि अगेन बूस्टर डोज होता है ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज और बनती जाए। ओके, देन बिटवीन 5 to 6 ईयर्स में हमें स्मॉल पॉक्स का वापस से रीवैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। स्मॉल पॉक्स का अगर आपने देखो कभी चीचक के दाग पड़ जाते हैं, ओके, उसी को हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ओके,
फिर 5 to 6 ईयर्स, और हाँ स्मॉल पॉक्स कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो जाता है। ओके, इससे इन इंडिया पहले बहुत ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। ओके, और नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे काफ़ी डेथ हो चुकी है, स्पेशली बच्चों में। ओके, देन 5 to 6 ईयर्स वाली एज में DT फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टिटनेस एंड डायपेथेरिया, जो कि एक बूस्टर डोज होता है। ओके, और टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड से रिलेटेड जो वैक्सीन होती है वो दी जाती है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके।